साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर राष्ट्रीय आय से हम इकोनॉमी यहाँ पर आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद इस चैप्टर से आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम करेंगे। पूरा इसके एक प्लेलिस्ट में आपको पूरा मैटर एक साथ यहाँ पर मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है, तो बेसिक जो इसके कॉन्सेप्ट हैं उस पर आपको ध्यान देना है। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय में सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडियन नेशनल इनकम की जो हिस्ट्री है, यानी कि जो भारत की राष्ट्रीय आय है उसका एक इतिहास है। इतिहास कब का है? जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले जो भी भारत की राष्ट्रीय आय के संदर्भ में विशेष कार्य किए गए, बहुत संक्षिप्त में उनको जानेंगे। तो उनमें से पहला कार्य क्या था? दादा भाई नौरोजी ने 1867 में पहली बार, यानी कि दादा भाई नौरोजी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय को अटेम्प्ट किया और इन्होंने ये बताया कि भारतीयों की राष्ट्रीय आय मात्र 20 रुपये वार्षिक है और यह अनुमान पर आधारित था। हालांकि ये विश्वसनीय नहीं था, लेकिन पहली बार इन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान दिए, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट साइंटिफिक मेथड वाज मेड बाय प्रोफेसर VKRV राव इन 1931-32, यानी कि साइंटिफिक मेथड जो दिया गया है वो पहली बार दिया प्रोफेसर VKRV राव ने और इन्होंने बताया कि भारतीयों की वार्षिक आय मात्र 76 रुपये है। दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला ये कि भारत की राष्ट्रीय आय के प्रथम अनुमान किसने जारी किए, तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। दूसरा क्वेश्चन आया भारत के राष्ट्रीय आय के वैज्ञानिक आंकड़े पहली बार किसने दिए, तो आंसर हो जाएगा VKRV राव ने। हिस्ट्री से बस इतने ही क्वेश्चन आपको जानना है, जहां ज्यादा ध्यान देना होगा वहां आगे हम आपको बताएंगे। तीसरा पॉइंट निकल के आता है कि जब देश आजाद हुआ तो भारत की राष्ट्रीय आय के आंकड़े कैसे तैयार किए जाएं, कैसे उनको हर वर्ष जारी किया जाए, उसके लिए सुझाव देने के लिए एक कमेटी बनाई गई 1949 में और इस कमेटी का नाम था नेशनल इनकम कमेटी और इसके अध्यक्ष थे PC महालनोबिस। तो इस कमेटी ने भारत सरकार को सुझाव दिया और इनके सुझाव पर ही भारत में दो महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना की गई। पहले संस्थान जो बनाया गया 1950 में, इसका नाम था NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता था? ये भारत की राष्ट्रीय आय से संबंधित सर्वे करता था और सर्वे के आधार पर सैंपल इकट्ठे करता था और NSSO के सैंपल को आधार बना करके ही जो संस्था काम करती थी उसका नाम है 1951 में यह संस्था बनाई गई और इसका नाम था CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और CSO NSSO के सर्वे और सैंपल को आधार बना करके भारत की राष्ट्रीय आय के व्यापक आंकड़े प्रकाशित करता था। ये दोनों संस्थान अब नहीं हैं। इन दोनों संस्थानों को मिलाकर के वर्ष 2019 में NSO बनाया गया है, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है? NSO जारी करता है। इसको नोट कर लेंगे। 2019 से इन दोनों संगठनों को मिला दिया गया है। ये हिस्ट्री का पार्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर जो देखेंगे, द फॉर्म ऑफ GDP। द फॉर्म ऑफ GDP में 3 पॉइंट आएंगे, नॉमिनल GDP, रियल GDP और ग्रॉस वैल्यू एडेड या GVA। मेन यहाँ पर जो इनमें डिफरेंस है वो आपको समझना है। देखिए, GDP की जहाँ तक बात है, बहुत ही कॉमन एक टॉपिक है, बहुत सारी जगह आप GDP को सुनते होंगे। कुछ बातें GDP से रिलेटेड बहुत क्लियरली आपको जानना है। जैसे GDP के बारे में अगर एक डेफिनेशन हम कहें, ध्यान से समझिएगा, एक निश्चित वर्ष में किसी देश की आर्थिक सीमाओं में रहने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में जो अंतिम उत्पादन किया जाता है उसका मौद्रिक मूल्य ही उस देश का GDP कहलाता है। यानी कि GDP में कुछ बातें शामिल होती हैं, जैसे एक निश्चित वर्ष, और यह निश्चित वर्ष भारत का क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में भारत के अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में, या हम ये कहें कि भारत की आर्थिक सीमा के अंदर होने वाले सभी अंतिम उत्पादन का मौद्रिक मूल्य। भारत की आर्थिक सीमाएं क्या हैं? आर्थिक सीमाएं हमारी भौगोलिक सीमाओं के भी पार जाती हैं। जैसे हमारी भौगोलिक सीमाएं केवल हमारे देश की बाउंड्री तक आती हैं, लेकिन आर्थिक सीमाएं वहां तक जाती हैं जहां पर बैठा हुआ
कोई व्यक्ति जो है वो भारत के ही प्रशासनिक नियंत्रण में है और वहां पर रह करके पैसा कमा रहा है। जैसे विदेशों में हमारे जो एम्बेसीज हैं, जो भारतीय दूतावास हैं, दुनिया भर में जो भारतीय दूतावास हैं, उन भारतीय दूतावासों के माध्यम से जो भी पैसा कमाया जा रहा है वह सब भारत की आर्थिक सीमाओं के अंतर्गत आएगा और वह भारत की जीडीपी का पार्ट होगा। जैसे अमेरिका में, यूरोप के किसी देश में, जापान में बहुत सारे भारतीय दूतावास हैं, वहां रहकर के जो भी कमाया जा रहा है वह क्या है, भारत के प्रशासनिक नियंत्रण में है, भारत के राजनीतिक नियंत्रण में है, तो वह भारत का जीडीपी का हिस्सा होगा। लेकिन विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा जो भी पैसा कमाया जा रहा है वह भारत का जीडीपी नहीं होगा, वह उन देशों का जीडीपी होगा जिन देशों में रहकर के वह व्यक्ति पैसे कमा रहा है। जैसे खाड़ी देशों में, गल्फ कंट्री में बहुत सारे हमारे भारतीय रहते हैं जो वहां रहकर के पैसे कमाते हैं, तो वह उन देशों का जीडीपी है जिन देशों में रहकर के वो पैसे कमाए जा रहे हैं, वह भारत के जीडीपी का पार्ट नहीं है। तो भारत का जीडीपी क्या है, भारत की आर्थिक सीमाओं के अंतर्गत जो भी व्यक्ति रहते हैं उनके द्वारा जो भी धन कमाया जा रहा है वह भारत का जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद होगा। और यह सकल घरेलू उत्पाद जो है, जब इसे रुपए में परिवर्तित किया जाएगा या मुद्रा में इसकी गणना की जाएगी तो वह क्या बन जाएगी, सकल घरेलू आय या घरेलू आय। सकल घरेलू उत्पाद को हम जीडीपी के रूप में 3 रूप में देखते हैं। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और जीवीए। देखिए, नॉमिनल जीडीपी में जीडीपी की जो गणना की जाती है, मैंने बताया कि जो उत्पादन हुआ है, जो अंतिम उत्पादन हुआ है देश में, उस अंतिम उत्पादन की गणना उसके मूल्य से की जाएगी। तो मूल्य कौन से यहाँ पर है, नॉमिनल जीडीपी में सकल घरेलू उत्पादन की गणना किस मूल्य से की जा रही है, बाजार मूल्य से, मार्केट प्राइस से। मार्केट प्राइस क्या होते हैं, बाजार मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बाजार में बिक्री की जाती है, उसे बाजार मूल्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बाजार मूल्य में 2 पॉइंट शामिल होते हैं, एक सब्सिडी और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। यानी कि ध्यान दीजिए, एक और इसकी लागत है, कौन सी लागत है, एक और इसका मूल्य है जीडीपी का या किसी भी वस्तु के जो मूल्य हैं, वहां पर हम आपको थोड़ा सा विस्तार बता दें, आगे आपके काम आएगा। इसको हम एक अच्छे से एक पेज पर देख लेते हैं कि जो वस्तुएं होती हैं, उस वस्तु का जो मूल्य होता है उसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है वस्तु का बाजार मूल्य और दूसरा होता है वस्तु का लागत मूल्य। ठीक है, बाजार मूल्य को हम क्या कहते हैं, बाजार मूल्य को हम कहते हैं मार्केट प्राइस और लागत मूल्य को हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट इसको बोलते हैं। बाजार मूल्य में 2 चीजें शामिल होती हैं, एक तो इसमें सब्सिडी शामिल होती है। सब्सिडी क्या होती है, सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को सब्सिडी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, अब ये मार्कर की लागत 100 रुपए है, लेकिन यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक वस्तु है, तो सरकार चाहती है कि हर आदमी इसको खरीद पाए, लेकिन 100 रुपए बहुत महंगा पड़ेगा, तो मार्कर बनाने वाली कंपनी को या ग्राहक को सरकार द्वारा 10-20 रुपए की राहत दे दी जाएगी, जिससे कि मार्कर सस्ता बिकेगा। जैसे मान लीजिए सरकार ने 20 रुपए की सब्सिडी दे दी तो ग्राहक को ये 80 रुपए का पड़ेगा, तो सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को क्या कहते हैं, यहाँ पर सब्सिडी कहते हैं। तो बाजार मूल्य में सब्सिडी भी शामिल होती है। और क्या शामिल होता है बाजार मूल्य में, अप्रत्यक्ष कर भी शामिल होते हैं। अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे भारत में सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर क्या है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर को हम जीएसटी या गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। तो जो वस्तुएं अति महत्वपूर्ण होती हैं उन पर सरकार सब्सिडी देती है, बाकी वस्तुओं और सेवाओं पर सरकार क्या लगाती है, टैक्स लगाती है। ध्यान दीजिएगा, सब्सिडी के कारण किसी वस्तु का बाजार मूल्य उसके लागत मूल्य से कम हो जाता है और अप्रत्यक्ष कर के कारण किसी वस्तु का बाजार मूल्य उसके लागत मूल्य से अधिक हो जाता है। लागत मूल्य क्या होता है, वह मूल्य जिस मूल्य पर किसी वस्तु का उत्पादन किया गया हो। जैसे अगर इस मार्कर को बनाने में 100 रुपए खर्च हुए हैं तो इस मार्कर का लागत मूल्य होगा 100 रुपए
अब इसका लागत मूल्य तो 100 रुपए हो गया, लेकिन इसका बाजार मूल्य 110 रुपए भी हो सकता है और बाजार मूल्य 80 रुपए भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? जब सरकार इस पर 10 रुपए का टैक्स लगाएगी, जब सरकार इस पर 10 रुपए जीएसटी लगाएगी, तब इस मार्कर का बाजार मूल्य कितना हो जाएगा? 110 रुपए। और जब सरकार इस पर 20 रुपए की छूट यानी कि सब्सिडी देगी, तब इसका बाजार मूल्य कितना रह जाएगा? 80 रुपए रह जाएगा। यानी कि सब्सिडी के कारण बाजार मूल्य वास्तविक मूल्य से कम हो जाते हैं, वास्तविक मूल्य से कम हो जाते हैं, और अप्रत्यक्ष कर की वजह से वस्तु के बाजार मूल्य वास्तविक मूल्य से अधिक हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि बाजार मूल्य वास्तविक मूल्य नहीं होता, क्योंकि बाजार मूल्य में सब्सिडी और अप्रत्यक्ष करों का प्रभाव शामिल होता है। तो लागत मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर वस्तुओं का उत्पादन हो, और इस लागत मूल्य में जब सरकार द्वारा, इस लागत मूल्य में जब सरकार द्वारा सब्सिडी दे दी जाती है। अब देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि लागत मूल्य को बाजार मूल्य में कैसे परिवर्तित किया जाए, तो सीधी सी बात है कि लागत मूल्य में सब्सिडी और अप्रत्यक्ष कर को एडजस्ट कर दिया जाए। कैसे? अगर लागत मूल्य 100 रुपए है, अगर किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपए है और सरकार अगर उस पर 20 रुपए की सब्सिडी देती है, तो उसमें उसका बाजार मूल्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर सरकार टैक्स लगाती है तो बाजार मूल्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बाजार मूल्य से लागत मूल्य भी बना सकते हैं और लागत मूल्य से बाजार मूल्य भी बना सकते हैं। हम यहाँ से अगर देखते हैं, जैसे मार्कर का बाजार मूल्य 110 रुपए है, तो आप पहले ये पता कीजिए कि सरकार ने इस पर सब्सिडी लगाई है या टैक्स दिए हैं। जैसे ही आपको पता चलता है कि इस पर टैक्स लगाए गए हैं, तो टैक्स कितने लगाए हैं? 10 रुपए। तो इसमें से 10 रुपए क्या कीजिए? माइनस कर दीजिए। जब आप 10 रुपए माइनस करेंगे तो मार्कर का लागत मूल्य यानी कि 100 रुपए निकल आएगा। दूसरी स्थिति में अगर बाजार में मार्कर का जो मूल्य है वो 80 रुपए है और आप जानना चाहते हैं कि इसका लागत मूल्य क्या है, तो आपको पता चलता है कि सरकार ने इस मार्कर पर 20 रुपए की सब्सिडी दी है, तो इसके बाजार मूल्य में सब्सिडी का मूल्य यानी कि 20 रुपए जोड़ दीजिए। ऐसी स्थिति में भी आपको इसका लागत मूल्य पता चल जाएगा। तो बाजार मूल्य में सब्सिडी को जोड़कर और टैक्स को घटा करके लागत मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए, हम आते हैं अपने मूल प्रश्न पर। हमारा मूल प्रश्न क्या था? मूल प्रश्न हमारा ये था कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? तो नॉमिनल जीडीपी वह होती है जब किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य बाजार मूल्य पर निकाला जाता है, तो उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। एक बात तो यहाँ स्पष्ट हो गई कि नॉमिनल जीडीपी से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनमें दो प्रभाव शामिल होते हैं। एक तो सब्सिडी का प्रभाव भी शामिल होता है और दूसरे उसमें अप्रत्यक्ष करों का प्रभाव शामिल होता है। तो क्या यह वास्तविक जीडीपी कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं, यह वास्तविक जीडीपी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सब्सिडी और अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव के कारण यह वास्तविक जीडीपी से कम या अधिक हो सकता है। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे रियल जीडीपी की। रियल जीडीपी क्या है? जीडीपी एट बेस ईयर। जीडीपी एट बेस ईयर। बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर को हम बोलते हैं आधार वर्ष। आधार वर्ष। आधार वर्ष एक ऐसे वर्ष को चुना जाता है जिस वर्ष कीमतों को आधार बना करके राष्ट्रीय आय की या जीडीपी की गणना की जाती है। यानी कि वर्तमान में होने वाले उत्पादन पर से कीमतों का उतार चढ़ाव का प्रभाव समाप्त करने के लिए सरकार एक निश्चित वर्ष की कीमतों को आधार मानती है। जैसे एक उदाहरण से इसको समझिए। मान लीजिए आप एक फैक्ट्री चला रहे हैं और आपकी फैक्ट्री में उत्पादन हुआ है। उत्पादन की जो यूनिट है वो 50 है। ठीक है, उत्पादन की यूनिट 50 है और प्रति यूनिट आपने इस वर्ष 2 रुपए की कीमत से अनुमान लगाया और आपने बताया कि 100 रुपए का उत्पादन हुआ। उसके जो बाजार मूल्य हैं वो 100 रुपए आपने बताया कि 100 रुपए के बराबर उत्पादन हुआ है। लेकिन अगले वर्ष जब आपका उत्पादन होता है तो अगले वर्ष कीमतों में फिर से परिवर्तन हो सकता है। हो सकता है आपकी उत्पादन की जो यूनिट है वो 50 ही हो
यूनिट 85 हो, लेकिन कीमतें 2 से 4 हो सकती हैं और कीमतें 2 से 1 भी हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपने 50 यूनिट का उत्पादन किया, लेकिन कीमत घट करके 1 रह जाती है, तो आपके द्वारा किए गए कुल उत्पादन का मूल्य 100 से कम होकर के 50 दिखाई देगा। और अगर आपका उत्पादन 50 यूनिट का है, लेकिन कीमतें बढ़कर के 4 हो जाती हैं, तो आपके द्वारा किया गया उत्पादन 200 का दिखाई दे सकता है। तो उत्पादन की मात्रा स्थिर रहते हुए भी मुद्रा में उसका मूल्य कम और ज्यादा दिखाई दे रहा है, यह कीमत प्रभाव के कारण है। इस कीमत प्रभाव को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि निश्चित वर्ष की कीमतों से ही उत्पादन का मूल्य गिना जाए, और उसी निश्चित वर्ष को हम आधार वर्ष कहते हैं। वर्तमान में भारत का आधार वर्ष जो है वो वर्ष 2011-12 है। मतलब वर्ष 2011-12 की कीमतों को आधार मान करके गत वर्ष और वर्तमान वर्ष के आंकड़े निकाले जाते हैं उत्पादन के, और उससे पता चलता है कि वास्तव में उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है वो वास्तविक वृद्धि हो रही है। कहीं कीमतों में कमी या वृद्धि के कारण तो उत्पादन में परिवर्तन नहीं हो रहा। तो जीडीपी पर से मुद्रास्फीति के प्रभाव को समाप्त करने के लिए आधार वर्ष या बेस ईयर का प्रयोग किया जाता है। निश्चित तौर पर जब आधार वर्ष या बेस ईयर के आधार पर जीडीपी निकाली जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, हम बेस ईयर बोलते हैं। और वर्तमान में भारत का आधार वर्ष 2011-12 है। यह आधार वर्ष समय समय पर बदलता रहता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। तीसरा है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिड। ग्रॉस वैल्यू एडिड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रश्न आते हैं। तो ग्रॉस वैल्यू एडिड में क्या है, जीडीपी एट करेंट प्राइस, यानी कि जब किसी देश में होने वाले सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य की गणना इन उत्पादों के करेंट प्राइस से की जाती है। करेंट प्राइस यानी कि चालू मूल्य। चालू मूल्य क्या है, मैंने अभी आपको बताया, किसी आधार वर्ष के मूल्य को स्थिर मूल्य कहेंगे और वर्तमान मूल्य को चालू मूल्य कहेंगे। यानी कि वर्तमान में जो मूल्य है, इस समय जो मूल्य प्रचलित हैं, इस वर्ष के जो मूल्य हैं, जैसे मान लीजिए आप चालू वर्ष अगर हम वर्तमान आधार पर देखें, हम अभी अगस्त 2023 में हैं, तो ये चालू वर्ष के आधार पर कौन सा वित्त वर्ष है, 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ और 31 मार्च 2024 को समाप्त हो जाएगा। तो हमारा चालू वित्त वर्ष क्या हुआ, 2023-24। अगर इस वर्ष के जीडीपी की गणना हम वर्ष 2023-24 के मूल्य से करते हैं, तो जो आंकड़े प्राप्त होंगे उन्हें हम कहेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड, और ये क्या होगा, जीडीपी एट करेंट प्राइस। तो जीडीपी जब करेंट प्राइस पर निकाली जाएगी, वर्तमान मूल्य पर निकाली जाएगी, जाहिर सी बात है इस पर कीमतों का प्रभाव होगा, और कीमत प्रभाव के कारण यह वास्तविक से कम या अधिक दिखाई देते हैं। तो ये 3 तरीके से जीडीपी निकाला जा सकता है, एक तो बाजार कीमत पर, दूसरा आधार मूल्य पर, और तीसरा करेंट प्राइस पर। अब इनमें से अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तविक जीडीपी क्या है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, रियल जीडीपी वास्तविक जीडीपी है, जो कि एक आधार वर्ष के मूल्य के आधार पर निकाला जा रहा है। अब आज के बाद आपका ये कंफ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए, नॉमिनल, रियल और जीवीए। ठीक है, भारत सरकार 2015 से जीवीए को आधार बना करके अपनी आर्थिक वृद्धि को दर्शा रही है, जिसमें करंट प्राइस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहां पर थोड़ा सा हम आपको हमारी जो राष्ट्रीय आय की जो गणना है उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। थ्योरी हमने जान लिया। हाँ, कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी को बताने से पहले हम आपको किसी भी देश की राष्ट्रीय आय के जो तमाम जो अवधारणाएं हैं उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर हम समझेंगे राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं से मतलब है कि राष्ट्रीय आय को कितने नामों से जाना जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, और हम इस चैप्टर को पूरा करने के बाद इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। राष्ट्रीय आय की अवधारणा में सबसे पहले तो जीडीपी, एक बार फिर से बता दें, एक निश्चित समय में किसी देश की आर्थिक सीमा में रहने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में जो अंतिम उत्पादन किया जाता है उसे जीडीपी कहते हैं। और जीडीपी के बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पर जीएनपी। जीएनपी क्या है, देखिए जीडीपी घरेलू उत्पाद है, जीएनपी राष्ट्रीय उत्पाद है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
तो घरेलू उत्पाद को राष्ट्रीय उत्पाद कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम देखेंगे एनएनपी। अब ये एनएनपी क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। पहले हम डोमेस्टिक को नेशनल बनाएंगे, फिर हम ग्रॉस को, पहले हम डोमेस्टिक को नेशनल बनाएंगे, फिर हम ग्रॉस को क्या बनाएंगे? नेट बनाएंगे। ग्रॉस मतलब सकल उत्पाद, नेट मतलब शुद्ध उत्पाद। तो सकल और शुद्ध के बीच में क्या अंतर है इसको आपको बताएंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है इसे हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं। तो एनएनपी को हम मार्केट प्राइस पर निकाल सकते हैं, और एनएनपी को हम कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आए हैं। एनएनपी को हम निकाल सकते हैं फैक्टर कॉस्ट पर, यानी कि लागत मूल्य के आधार पर हम निकाल सकते हैं इसको। और उसके बाद हम क्या देखेंगे? उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हमारा एनएनपी है, यानी कि जब राष्ट्रीय आय बन जाता है तो इसे फिर पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय में कैसे बदला जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय यानी कि जीडीपी से लेकर के प्रति व्यक्ति आय का पूरा एक सफर है, इसको हम तय करेंगे। शुरुआत यहाँ से करते हैं जीडीपी। अब देखिए जीडीपी में बहुत पीछे हम जान चुके हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में ही जानेंगे कि जो अंतिम उत्पाद है, अंतिम उत्पाद के बारे में आपको बता दें। जैसे बहुत सारे जैसे ये फाइनल प्रोडक्ट है जिसे हम यूज कर रहे हैं, ये फाइनल प्रोडक्ट है। ये फाइनल प्रोडक्ट बहुत सारी प्राइमरी स्टेजेस से होकर के गुजरा है। जैसे आप जितनी भी वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम जो ब्रेड इस्तेमाल करते हैं, जो बिस्किट्स इस्तेमाल करते हैं, फूड प्रोडक्ट या दूसरी चीजें इस्तेमाल करते हैं, वे कई प्रोसेसेस से होकर के निकले हुए हैं। उनमें बहुत सारे कच्चे माल का प्रयोग किया गया है, फिर उनका रूप बदल करके, जैसे कपास से सूती वस्त्र बना है, जैसे गेहूं से ब्रेड और बिस्किट बने हैं, जैसे गन्ने से चीनी बनी है। ऐसी बहुत सारी फाइनल गुड्स जिन्हें हम और आप इस्तेमाल करते हैं वे किसी न किसी प्राकृतिक उत्पाद से ही बनाए गए हैं। तो जब हम किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उनमें केवल फाइनल उत्पाद यानी कि जो फाइनल गुड्स होता है उसका मूल्य गिना जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दोहरी गणना ना हो पाए। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे देश में इस वर्ष चीनी का कितना उत्पादन हुआ, इसकी गणना होनी है। चीनी का उत्पादन जो देश में हुआ है, चाहे वो किसी ने भी किया हो, यह देश के जीडीपी का पार्ट है। ध्यान देने वाली बात है कि नेशनल इनकम या जीडीपी एक फ्लो होता है, ना कि स्टॉक होता है। यानी कि जो उत्पादन हो रहा है, जो पहले से उत्पादन हो चुका है उसमें नहीं गिना जाता, वो एसेट बन जाते हैं। जो उत्पादन हो रहा है, तो वर्तमान में जो चीनी का उत्पादन हुआ देश में, उसका मूल्य गिना जाना है। अब चीनी क्या है? चीनी फाइनल उत्पाद है, सीधे हमने इस्तेमाल किया, चीनी बनाई, दूसरी चीजों में इस्तेमाल किया, चाय बनाई। लेकिन यह चीनी कई प्रोसेस से होकर के गुजरी है, और चीनी में इस्तेमाल होने वाला, चीनी को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला जो प्राथमिक उत्पाद है वो है गन्ना। अब प्राथमिक क्षेत्र में आप गए और सर्वे किया, और सर्वे में ये देखा कि इस वर्ष भारत में कितने मूल्य का गन्ना उत्पादन हुआ है। फिर आपने देखा कि इस वर्ष भारत में कुल कितने मूल्य की चीनी उत्पादित हुई है। तो दोहरी गणना हो गई ना, क्योंकि चीनी का उत्पादन, उदाहरण के लिए अगर 1 लाख रुपए का चीनी का उत्पादन हुआ है और 50,000 रुपए गन्ने के मूल्य का उत्पादन हुआ है, आप कहेंगे कुल 1.5 लाख का उत्पादन हो गया। नहीं, उत्पादन तो 1 ही लाख का हुआ है ना, क्योंकि 50,000 का वो गन्ना उस 1 लाख की चीनी के मूल्य में पहले से ही शामिल किया गया है। ऐसा थोड़ी कहेंगे गन्ने का मूल्य इतना, चीनी का मूल्य इतना। तो कुल मिलाकर के फाइनल उत्पाद यानी कि फाइनल प्रोडक्ट का मूल्य ही इसमें गिना जाता है। तो अंतिम उत्पाद के जो मूल्य होता है उससे गणना की जाती है, उसके बाद जो निकलता है वो जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद के रूप में मिलता है, जीएनपी। और ध्यान दें, यह उत्पादन देश की सीमाओं के अंदर, देश की आर्थिक सीमाओं के अंदर हुआ है। इसमें से कुछ भी बाहर से नहीं आया। यानी कि बहुत से भारतीय जो विदेशों में रह करके धन कमाते हैं उसे जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन भारत में रह करके जो बहुत सारे विदेशी धन कमा रहे हैं उसे जीडीपी में शामिल किया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल इसको देखिए, आपके परिवार का कोई व्यक्ति अगर ब्रिटेन में रह करके कुछ पैसे कमाता है तो उसके द्वारा कमाया गया धन ब्रिटेन का जीडीपी होगा, न कि भारत का। और भारत में कोई ब्रिटेन का व्यक्ति रह करके धन कमाता है, वह भारत का जीडीपी होगा, न कि ब्रिटेन का, क्योंकि हमारे देश की आर्थिक सीमाओं के अंतर्गत यह पैसा कमाया गया है। और इसीलिए जीडीपी को किसी देश की उत्पादन क्षमता के पैमाने के रूप में
जाना जाता है, क्योंकि जीडीपी जितनी तेजी से बढ़ेगी इसका मतलब है हमारे देश में उत्पादन की क्षमता उतनी ही अधिक है। फिर उस उत्पादन क्षमता का दोहन उस देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा क्यों ना किया गया हो। लेकिन इस जीडीपी को जीएनपी बनाना है, सकल घरेलू उत्पाद को सकल राष्ट्रीय उत्पाद बनाना है, तो क्या करना होगा? तो इसके लिए हमें जीडीपी प्लस विदेशी आय माइनस विदेशी व्यय। अब इससे क्या होगा कि भारत का उदाहरण लेके आपको समझा रहे हैं, भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा जो धन कमाया गया है वह भारत का जीडीपी है। लेकिन हर वर्ष भारत से धन बाहर जाता है, किसी न किसी रूप में बाहर जाता है। जैसे हम कुछ वस्तुओं का आयात करते हैं, जैसे हमारे देश में जो विदेशी व्यक्ति या विदेशी कंपनियां, जो फैक्ट्रियां हैं, जो उत्पादन करती हैं, जो धन कमाती हैं, उसका कुछ हिस्सा वो देश के बाहर बेचती हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर समझने वाला कि भारत से बाहर भेजा गया वह धन जो कि अब भारत की सीमाओं से बाहर चला गया है, भले ही वह धन भारत में रह करके विदेशियों ने कमाया था या किसी भारतीय ने कमाया था, तो देश से बाहर जो धन चला गया वह क्या हो गया? भारत का विदेशी व्यय हो गया। जैसे भारत में अमेजॉन कंपनी ने जो भी धन कमाया वह भारत का जीडीपी था, ठीक है। जो टैक्स दिया वो भारत का जीडीपी था, लेकिन इन्होंने अपने द्वारा कमाए गए धन का जो हिस्सा देश से बाहर भेज दिया वह भारत के विदेशी व्यय में शामिल होंगे। तो उसे क्या करेंगे? हम सकल घरेलू उत्पाद में से माइनस कर देंगे। ऐसे ही बहुत सारी विदेशी कंपनियां, ऐसी बहुत सारी भारतीय कंपनियां दूसरे देशों में धन कमाती हैं और उस धन का कुछ हिस्सा भारत में भेजती हैं। जैसे मान लीजिए आपके परिवार का वह व्यक्ति जो ब्रिटेन में रह करके कमा रहा था, वहां पर सपोज दैट वो पाउंड कमा रहा है, 100 पाउंड कमा रहा है, और उस 100 में से 50 पाउंड हर महीने भारत भेजता है, तो उसके द्वारा कमाया गया 100 पाउंड ब्रिटेन का जीडीपी होगा। लेकिन उसमें से जो 50 पाउंड भारत में भेज दिए गए हैं वह भारत की विदेशी आय होगी, और उसके द्वारा भारत भेजा गया यह 50 पाउंड भारत की जीडीपी नहीं बल्कि भारत की जीएनपी का हिस्सा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जो 100 पाउंड कमाए वो पूरा का पूरा भारत की जीएनपी में शामिल हो जाएगा, नहीं, उसका केवल वही हिस्सा भारत के जीएनपी में, राष्ट्रीय आय में शामिल होगा जिसे वह भारत में भेजेगा। तो भारत को होने वाली समस्त प्रकार की विदेशी आय को जब जीडीपी में जोड़ दिया जाए और विदेशी व्यय को जीडीपी में से घटा दिया जाए, उसके बाद जो बचेगा वह हमारे देश का जीएनपी या सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा। वास्तव में यही सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश के आर्थिक विकास में सहायक होता है। जैसे अगर किसी देश का जीडीपी 100 रुपए है, यानी कि देश में 100 रुपए का उत्पादन हुआ है, लेकिन उस देश की विदेशी व्यय अगर 20 रुपए हो गए और विदेशी आय 10 रुपए हो गए, तो उस देश का जीएनपी कम रह जाएगा। वो कैसे होगा? इस जीडीपी यानी कि 100 रुपए में हम कितना जोड़ेंगे? हम इसमें 10 रुपए जोड़ेंगे और कितना घटा देंगे? 20 रुपए घटा देंगे। तो जीडीपी 100 रुपए होने के बाद भी हमारा जीएनपी कितना रह जाएगा? 90 रुपए रह जाएगा। यानी कि जब किसी देश का जीएनपी जीडीपी से कम होता है तो यह इस बात का संकेत होता है कि इस देश में उत्पादन क्षमता अधिक होने के बाद भी इस देश के विदेशी व्यय अधिक हैं और विदेशी आय कम है, जिसकी वजह से इस देश की सकल राष्ट्रीय उत्पाद कम रह जाते हैं। इसी को दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन की निकासी के सिद्धांत के रूप में समझाया था। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अगर देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है तो जीडीपी के साथ साथ जीएनपी को भी बढ़ाने के बारे में सोचना होगा, और उसके लिए हमें अपनी विदेशी आय को बढ़ाना होगा, विदेशी व्यय को कम करना होगा। अब आ जाते हैं एनएनपी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने जीडीपी को जीएनपी बना लिया, यानी कि डी को एन में बदल दिया। अब क्या करना है? जी को एन में बदलना है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद को हमें बनाना है शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो शुद्ध क्या होता है और सकल क्या होता है उसको समझिए। जैसे
आप एक फैक्ट्री चलाते हैं और उस फैक्ट्री में आपने 10 मशीनें ले रखी हैं और 10 मशीनों का खर्चा कुल 1 लाख रुपए आया था। आपने 1 लाख रुपए की मशीन लगाई और उनसे एक वर्ष में आपने 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए का उत्पादन किया। उदाहरण के लिए 1 लाख रुपए का आपने उत्पादन किया और उसके लिए आपने 1 लाख रुपए की मशीनें अपने कारखाने में लगाई थी। तो आपके द्वारा वर्ष भर में आपके कारखाने या फैक्ट्री से जो 1 लाख रुपए का उत्पादन किया गया है, यह 1 लाख रुपए आपका सकल उत्पाद है। ठीक है, ग्रॉस प्रोडक्ट है, ये सकल उत्पाद है। लेकिन जरा सा ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे कि इस 1 लाख का उत्पादन करने में आपने अपनी मशीनों का इस्तेमाल किया है और मशीनों में घिसावट हुई है, टूट फूट हुई है। निश्चित तौर पर आपकी 1 लाख रुपए की जो मशीनें थी, अब उनका मूल्य 1 लाख नहीं बचा, वह कम हो गया, घिसावट हो गया। तो जो 1 लाख रुपए आपने कमाया था, उनमें से इस घिसावट के मूल्य को निकाल देने के बाद जो बचेगा वह होगी आपकी शुद्ध आय या नेट इनकम। एक और उदाहरण से इसको समझते हैं। आप 10 लाख रुपए की एक गाड़ी खरीद के लाए और उस 10 लाख रुपए की गाड़ी को चला करके आप हर साल 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। उस गाड़ी को चलाने से हर साल आप 2 लाख रुपए की इनकम हो रहे हैं, कर रहे हैं, जो हमारी जीडीपी का पार्ट है। लेकिन इसमें जो एक्चुअली ये आपकी सकल आय है। जो गाड़ी आप चला रहे हैं पिछले 1 साल से, जिससे आपने 2 लाख रुपए कमाया, गाड़ी एक मशीन है, टूट फूट हुई होगी 1 वर्ष में, उसके इंजन में, बॉडी में घिसावट आई होगी। क्या उस गाड़ी का वर्तमान मूल्य 10 लाख ही बचा? बिल्कुल नहीं। यानी कि गाड़ी के जो वर्तमान मूल्य हैं उनमें कमी आई होगी, क्योंकि गाड़ी का टायर घिसा, गाड़ी का इंजन घिसा, गाड़ी पुरानी हो गई। तो 10 लाख की गाड़ी आपकी 1 वर्ष में जितना मूल्य घिसा उसका, जैसे उसका मूल्य अगर मान लीजिए 9.5 लाख रुपए रह गया, वो तो डिपेंड करता है आप कैसे उसको इस्तेमाल करते हो। अगर आपकी कार का मूल्य 9.5 लाख रुपए रह गया और आपने अपनी गाड़ी को चला करके 2 लाख रुपए कमाया, तो आपकी सकल आय हुई 2 लाख रुपए, लेकिन आपकी शुद्ध आय हुई कितनी हुई? आपकी शुद्ध आय हुई आपकी 1.5 लाख रुपए, क्योंकि 50,000 रुपए आपने गाड़ी की टूट फूट और मेंटेनेंस पर खर्च कर दिए। इस टूट फूट और मेंटेनेंस को हम बोलते हैं डिप्रेशिएशन, और इसी को डी से हम बताते हैं, या हिंदी में इसको बोलते हैं घिसावट और या मूल्य ह्रास। तो आपको जीएनपी को एनएनपी कैसे बनाना है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बनाने के लिए हमें क्या करना है? हमें करना है जीडीपी माइनस घिसावट। अब जीडीपी माइनस घिसावट के बाद जो बचेगा या घिसावट मूल्य, ठीक है, घिसावट मूल्य या मेंटेनेंस जो कॉस्ट है उसकी। यानी कि अगर आपने 100 रुपए कमाया, लेकिन 100 रुपए कमाने के लिए आपने जो मशीनों का इस्तेमाल किया, उन मशीनों की मूल्य में जो घिसावट हो गई, उसको निकाल देने पर जो बचेगा वो बचेगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक क्षेत्र में घिसावट होती है। प्राथमिक क्षेत्र में जब एक किसान गेहूं का उत्पादन करता है, खेती बाड़ी करता है, तो जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, और जमीन की, जैसे एक किसान ने गेहूं का उत्पादन करके 10,000 रुपए साल भर में कमाया, तो ये 10,000 रुपए क्या है? उसकी सकल आय है या सकल उत्पाद है। लेकिन उसने जब गेहूं का उत्पादन किया तो उसके खेतों की उत्पादन क्षमता कम हुई, और अपने खेतों की उत्पादन क्षमता को पहले जैसा, यानी कि 1 वर्ष पहला जैसा बनाने के लिए उसे कुछ अतिरिक्त खाद पानी लगाना होगा। ये खेतों की टूट फूटी तो है, तो उस पर जो 2,000 रुपए खर्च करेगा वह होगा घिसावट मूल्य। उसकी सकल आय थी 10,000 रुपए, घिसावट मूल्य है 2,000 रुपए, तो उसकी शुद्ध आय रह जाएगी 8,000 रुपए। घिसावट मूल्य जितना ज्यादा होगा, शुद्ध आय उतनी ही कम रह जाएगी। तो ये आपकी शुद्ध आय होगी। यहां तक समझ में आ गया? शुद्ध राष्ट्रीय आय। अब हम आते हैं एनएनपी मार्केट प्राइस। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जो राष्ट्रीय आय है, इस राष्ट्रीय आय को एक तरह से उसका मूल्य निकाला जाएगा। अभी ये क्या है? उत्पाद है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है।
यानी कि उत्पाद है, इस उत्पाद को आय में बदलना है। तो उत्पादों को आय में बदलने के लिए क्या करना होगा, कीमतों से उसकी तुलना करनी होगी। जैसे 4 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हुआ, तो 4 क्विंटल गेहूं के उत्पादन को आय में बदलना है, तो गेहूं के मूल्य से उन 4 क्विंटल गेहूं की गणना की जाएगी, फिर बताया जाएगा कि इस वर्ष आपकी इनकम क्या है। वैसे ही देश में होने वाली शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को उनकी कीमतों से बदला जाता है, उसके बाद ही पता चलता है कि देश की राष्ट्रीय आय क्या है। हम देश की राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उत्पादों को आय में बदलने के लिए कीमतों से उनकी तुलना करनी जरूरी है। अब यहाँ पर कीमतें 2 प्रकार की हैं, थोड़ा सा इसको हम और डिटेल्स में आपको समझा दें कि जो राष्ट्रीय उत्पाद है, जो देश में राष्ट्रीय उत्पाद हुआ है, इस राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय में बदलने के लिए कीमतों से उनकी गणना करनी होगी। और हमारे पास 2 कीमत है, एक है बाजार कीमत, बाजार कीमत, बाजार कीमत मतलब मार्केट प्राइस, और दूसरी क्या है, लागत कीमत, लागत मूल्य या लागत कीमत, फैक्टर कॉस्ट। जैसे किसी भी वस्तु के 2 प्राइस होते हैं, एक होता है प्राइस और एक कॉस्ट, यानी कि उसकी वैल्यू 2 तरीके से लगाई जाती है, प्राइस और कॉस्ट, कीमत और लागत। कीमत वह मूल्य है जिस पर वह वस्तु बेची जा रही है, लागत वह मूल्य है जिस पर वह वस्तु बनाई गई है। यहाँ पर जो लागत मूल्य है, जैसे अगर कोई वस्तु 100 रुपए में बनकर के तैयार हुई है, उस वस्तु को बनाने में जो भी साधन इस्तेमाल किए गए थे उनकी लागत 100 रुपए आती है, तो यह लागत मूल्य हो गया। तो क्या बाजार मूल्य 100 ही रुपए होगा, 100 से अधिक होगा या कम होगा, यह किस बात पर निर्भर करता है। बहुत सारे फैक्टर हैं बाजार मूल्य को प्रभावित करने वाले, मांग और पूर्ति, लेकिन जो मुख्य फैक्टर हैं जिनकी वजह से लागत मूल्य और बाजार मूल्य अलग अलग हो जाते हैं, वो मुख्य फैक्टर को हम कहते हैं सब्सिडी और अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। जैसे जीएसटी, अगर सरकार किसी वस्तु पर सब्सिडी दी जाएगी, सरकार द्वारा किसी वस्तु पर सब्सिडी दी जाएगी, सब्सिडी से क्या होता है, बाजार कीमतें कम हो जाएंगी। जैसे अगर सरकार ने किसको, जैसे कोई वस्तु 100 रुपए की बनी और सरकार ने उस पर 20% सब्सिडी दे दी, तो उस वस्तु का बाजार मूल्य 80 रुपए रह जाएगा, ठीक है। और अगर सरकार ने उस पर टैक्स लगाया 20% का, तो 20% का टैक्स लगने के कारण वो क्या हो जाएगा, 20% महंगा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वह वस्तु बाजार में 120 रुपए की बिकेगी। यानी कि किसी वस्तु का लागत मूल्य अगर 100 रुपए है, तो सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के कारण उसका बाजार मूल्य लागत मूल्य से कम हो जाएगा, और सरकार द्वारा टैक्स लगाए जाने के कारण उसका बाजार मूल्य लागत मूल्य से अधिक हो जाएगा। तो राष्ट्रीय उत्पादों की गणना 2 प्रकार से की जाती है, और यहाँ पर जो हम आपको अभी समझा रहे थे उसमें जो नॉमिनल जीडीपी हमने आपको समझा दी, यस, इसकी हम बात कर रहे थे कि एनएनपी-एमपी क्या होता है। तो एनएनपी-एमपी क्या होता है, जब राष्ट्रीय आय की गणना, यानी कि जब किसी वस्तु या बाजार या किसी देश के राष्ट्रीय उत्पाद को बाजार मूल्य पर या वस्तुओं के बाजार कीमतों पर उनकी गणना की जाती है, तो उससे जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उसे एनएनपी-एमपी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है क्या ये वास्तविक राष्ट्रीय आय है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एनएनपी-एमपी में सब्सिडी और टैक्स का प्रभाव शामिल होता है, इसलिए वास्तविक आंकड़े इससे प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तीसरा, अगला पॉइंट क्या है, एनएनपी फॉर फैक्टर कॉस्ट, यानी कि लागत मूल्य पर। अभी मैंने बताया कि जब लागत मूल्य पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी, यानी कि जब किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना उसकी लागत के आधार पर की जाती है, लागत मूल्य के आधार पर की जाती है,
तो NNP-FC प्राप्त होता है। ये प्रश्न कई बार आया है, राष्ट्रीय आय का वास्तविक स्वरूप कौन सा है। मान लीजिए 4 ऑप्शन से आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इनमें से वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या है, GNP, NNP, NNP-MP, NNP-FC, तो आंसर हो जाएगा NNP-FC। क्यों NNP-FC है? क्योंकि NNP-FC में सब्सिडी और टैक्स का प्रभाव शामिल नहीं है। NNP-FC कैसे मिलता है? NNP-FC लेने के लिए इस NNP-MP में क्या करेंगे, NNP-MP में सब्सिडी को जोड़ देंगे और इसमें से अप्रत्यक्ष कर यानी कि GST को घटा देंगे। यानी कि अप्रत्यक्ष कर को घटाकर और सब्सिडी को जोड़ करके जो बाजार मूल्य है वो लागत मूल्य में बदल जाएगा, या बाजार मूल्य पर प्राप्त होने वाली राष्ट्रीय आय को हम लागत मूल्य में बदल सकते हैं अगर ये फॉर्मूला हम अपनाएं तो। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? किसी देश की राष्ट्रीय आय में यदि उस देश की जनसंख्या का भाग दे दिया जाए, किसी देश की राष्ट्रीय आय में यदि उस देश की जनसंख्या का भाग दे दिया जाए तो उस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। और किसी देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से ही वास्तव में उस देश की आर्थिक वृद्धि के सही अनुमान लगाए जा सकते हैं। यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं राष्ट्रीय आय में अगर जनसंख्या का भाग दे दिया जाए, राष्ट्रीय आय में अगर जनसंख्या का भाग दे दिया जाए तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। तो GDP से लेकर के PCI तक ये जो आपने देखा किस तरह से राष्ट्रीय आय को हम कितने रूप में देख सकते हैं। इनमें से वास्तविक राष्ट्रीय आय है NNP-FC। किसी देश की तरक्की को जानने के लिए हम जान सकते हैं PCI के बारे में, यानी कि PCI का बढ़ना किसी देश की आर्थिक तरक्की का वास्तविक प्रतीक है। और वास्तव में किसी देश की आर्थिक वृद्धि की जो गणना की जाती है वो GDP के रूप में की जाती है। इस चैप्टर का अगला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू।